हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को आज हम देखेंगे द हिंदू एवं दैनिक भास्कर। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें इंडिया का करंट अफेयर रहेगा, भारत के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एमपी का करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। साथ भी आप लोगों को मैं इसमें स्टैटिक यानी स्टैटिक भी कराऊंगा। स्टैटिक के बाद आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि एमपी के जीएस भी रहेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू भी रहेंगे। जितने भी जहाँ तक मुझे लगेगा एमसीक्यू रहेंगे, और एमसीक्यू यदि आप लोग मेरी बातों को गौर करके सुनेंगे, अपने दिमाग के विचारों से इतना दूरी बना लेना कि सुनाई बिल्कुल अगर कोई मक्खी भी उड़े फिर भी सुनाई दे। राइट। तो देखें आज का पहला आर्टिकल है और मेरी इस वेबसाइट पर जाइएगा, इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आज का आर्टिकल पहला है ट्रेड। हेलो एवरीवन, तो आज का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो इसको आप लोग इंडिया के इकोनॉमिक से जोड़ के देख सकते हैं। इंडिया के इकोनॉमिक के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि जैसे कि एमपीपीएससी के जो पेपर नंबर 3 में जो इकोनॉमिक्स वाला है उससे भी आप लोग इसको जोड़कर देख सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में ओनियन यानी कि प्याज का उत्पादन करने वाले राज्यों का स्थान क्रम कौन सा है। राइट। फिर बाकी मैं आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगा इसी में से। तो आज का आर्टिकल है ट्रेड रिव्यू अंडर प्राइस्ड यूनियन एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग जब देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट का प्याज का एक्सपोर्ट था ना, प्याज के एक्सपोर्ट के आप लोग जब देखे थे तो बैन करके रखा था। क्या करके रखा था? बैन करके रखा था। उसके पीछे कारण ये था, कारण उसके पीछे ये था कि जितने दलालीगिरी चलती ना, दलालीगिरी कारण ये था, दलालीगिरी रहती जो किसान रहते, किसान एक मासूम प्रकार के व्यक्ति होते। इनके पास ना ही गोदाम होता और ना ही इतना ज़्यादा इनके पास इन आय का सोर्स कोई दूसरा रहता है कि वो लोग बचा के रख सकें प्याज को, और ना ही इनके पास इतना समय भी रहता। तो व्यापारी क्या करते, किसानों से क्या करेंगे, खरीद करके क्या करेंगे इसमें, जैसे किस या गोदाम हो जाएगी, व्यापारी क्या करेंगे, प्याज को खरीद करके इकट्ठा कर लेंगे और जैसे जब प्याज के रेट हाई होंगे तो फिर यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे। तो किसान को तो वही रेट रहा, लेकिन व्यापारी बीच वाला जो मिडल मैन है आखिरकार इसके द्वारा तो आप लोग देखेंगे तो इसको तो प्रॉफिट हो गया। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था कि इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन 2024 में आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया, पुणे चालू कर दिया गया है। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे ए मेड इन एक्सटेंडेड बैन ऑन ओनियन if trade are modified that some shipment allowed by the government to maybe such as the यूएई के साथ आप लोग जब देखेंगे प्याज के ओनियन के निर्यात हेतु गवर्नमेंट के द्वारा समझौता कर लिया गया है, मतलब कि एक्सपोर्ट चालू हो गया। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे कि इस साल क्या होगा, इस साल प्याज के रेट आप लोग जब देखेंगे हाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप लोग जैसे रहता है कि आखिरकार प्याज है तो प्याज के बारे में आप लोग जब देखें एक प्रकार क्या है एक रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। रबी की फसल के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे इसके जो उत्पादन में शीर्ष राज्य है तो पहले आ जाएगा आप लोग जब देखेंगे महाराष्ट्र के बाद आप लोग जब देखेंगे कर्नाटक के बाद आप लोग जब देखेंगे इसमें यूपी, फिर इसके बाद आ जाएगा एमपी का स्थान आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। डोमेस्टिक के बारे में ये भी आप लोग जैसे रहता है कि इसका अधिक से अधिक जब प्रोडक्शन उत्पादन होता है तो आप लोग जब देखेंगे तो एमपी के मालवा वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन अधिक होता है। विशेषकर इसका उत्पादन आप लोग जब देखेंगे ना तो इसका उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता, अधिक से होता। ओके, और आज का देखें अगला आर्टिकल जाने से पहले देखिएगा कि एमएसएमई डेफिनेशन ओल्ड वर्सेस न्यू। इसके बारे में बताया गया कि आखिरकार एमएसएमई कौन होते थे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म होता। अब इसके बारे में क्या होता, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार आप लोग जब देखेंगे माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज के बारे में जो पहली बार एक्ट लाया गया था तो आप लोग देखेंगे 2006 का एक्ट रहा, इसी के माध्यम से इसको परिभाषित किया गया था। इसके क्लासिफिकेशन आप लोग जब देखेंगे तो ओल्ड परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि वो ऐसा उद्योग जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 से 25 लाख तक का
जबकि सर्विस उसका आप लोग इस्तेमाल जबकि आप लोग जब देखेंगे सर्विस सेक्टर में होना चाहिए उसका 10 लाख का, तो पहले में हो जाएगा 25 लाख, दूसरे में हो जाएगा 10 लाख का। फिर आप लोग स्मॉल वाले में देखें तो इसमें हो जाएगा 5 करोड़ का। 5 करोड़ के बाद जैसे इसमें हो जाएगा कितना होना चाहिए, इसमें हो जाएगा 2 करोड़ का। फिर इस वाले में मीडियम में जाएंगे तो इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए 10 करोड़ का। और यहीं आप लोग जब इस और अगले वाले आर्टिकल में इसके में जब देखेंगे तो इसमें होना चाहिए 5 करोड़ का। तो ये रहा पुरानी परिभाषा, यानी कि सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक अधिनियम 2006 के अनुसार इसकी परिभाषा यही दी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बताएंगे कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का आशय क्या होता तथा इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके योगदान का समीक्षा कीजिए तथा वर्तमान में कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रयास कर रहे हैं, एक्सप्लेन करिएगा। 200 शब्दों में रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड MSME एंड फेस टू चैलेंज आल्सो गवर्नमेंट पहल, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव को एक्सप्लेन विथ डिटेल के साथ आप लोग करिएगा। अब अगला इसका जैसे अगला वाला क्राइटेरिया देखिए, रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन के बारे जो किए गए। तो आप लोग जब ओल्ड वाला था ना उसमें आप लोग जब देखे होंगे तो उसमें केवल इन्वेस्टमेंट को शामिल किया गया था, बट इसमें टर्नओवर को भी शामिल कर दिया गया था। इसमें शामिल कर दिया गया कि यदि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ का, माइक्रो में स्मॉल में होना चाहिए 10 करोड़ का, इसमें होना चाहिए 20 करोड़ का, यानी 1, 10 और 20 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़ और 20 करोड़ वर्थ। जबकि पुराने वाले में इसमें जब देखें टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़ का, इसमें होना चाहिए 50 करोड़ का, इसमें होना चाहिए 100 करोड़ का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार इनकी विशेषता क्या होती है। आप लोग जब इसकी विशेषता देखेंगे, विशेषता के बारे में याद रखिएगा, तो क्या है एक लोकल स्थानीय होते हैं। स्थानीय स्तर पर आप लोग जब देखेंगे स्थानीय उत्पादों से संबंधित होता है। इसी के साथ आप लोग इनका जोड़ सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में चली थी, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको याद रखिएगा, उससे भी इसको जोड़कर आप लोग देख सकते हैं। अगला आर्टिकल इसमें ये भी रहेगा कि आखिरकार इनका योगदान है। तो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे कि 13 करोड़ कंपनियाँ कितनी हैं, 13 करोड़ कंपनियाँ वर्तमान में हैं, ठीक राइट। इसके बाद ये देखेंगे 13 से 17 करोड़ के बीच में है, और आप लोग देखेंगे 12 करोड़ लोगों को क्या करता, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रदान करता है। अगला इसमें इसका योगदान अभी ये भी देखेंगे 50% का योगदान इसका किस में है, निर्यात में 50% का योगदान है। जीडीपी में कितना योगदान है, तो जीडीपी में आप लोग जब देखेंगे 27% का योगदान जीडीपी में है। किस में है, जीडीपी में योगदान 27% का। तो इसकी परिभाषा, न्यू परिभाषा जरूर याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 1 करोड़ का, जबकि स्मॉल में होना चाहिए 5 करोड़ का, जबकि मीडियम में होना चाहिए 20 करोड़ का। वही टर्नओवर के बाद में आप लोग जब देखेंगे 5 सीधे 5 के मल्टीप्लाई में चलेगी, 5 करोड़ 50 करोड़ और 50 के सीधे उसमें 100 करोड़ हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोग जब देखें एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो 2016 में आप लोग जब देखेंगे कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक विभाग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, विभाग का गठन किया गया। और 2022 में आप लोग जब देखें एमपी गवर्नमेंट के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक नीति 2022 लागू की गई है। चलिए अगला आर्टिकल देखें। अगले आर्टिकल में आप लोग याद रखिएगा, अगला आर्टिकल ये बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाटा शो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट ग्रेव 16 फोल्ड फ्रॉम 1957 टू 2019। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसके माध्यम से आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि आप लोग 1957 से 2019 के बीच में आप लोग जब देखेंगे कि 16 गुना की इसमें महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इसी के साथ आप लोग जब देखें वर्तमान में कितने परसेंट है, तो वर्तमान में महिलाओं का जो है तो 14.4% का योगदान है। जबकि आप लोग जब देखें कितने कैंडिडेट हैं, 2018 में आप लोग जो कैंडिडेट देखे होंगे तो 776 कैंडिडेट थे, जहाँ तक 776 में से आप लोग जब देखेंगे
कि 78 महिलाएं इसमें विजय होकर सामने आई। यही 78 आप लोग जब देखेंगे कि कुल लोकसभा के बारे में 14.4% का योगदान है, राइट। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि महिलाओं का योगदान जैसे आप लोग यहाँ से देखेंगे 4% से था यहाँ, जबकि आप लोग यहाँ से देखेंगे 14.4% तक पहुँच चुका है। अब इसी के साथ आप लोग जब एमपी में देखें तो एमपी में क्या योगदान है, तो एमपी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि एमपी के बारे में इसमें क्या जानकारी दी। जैसे उसमें टॉपिक में दे रखा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान तथा वर्तमान राजनीति के समसामयिक मुद्दे के बारे में याद रखें। एमपी के बारे में आप लोग याद रखें कि 230 जैसे विधानसभा सीट हैं। कितनी है विधानसभा सीट, आप लोग जब देखें 230 विधानसभा सीट में देखेंगे तो 12% किसका योगदान है, 12% आप लोग जब इसका निकालेंगे तो आप लोग मान के चलिए 12 दूनी 24, लगभग 28 कितना हो जाएगा, 28 महिलाएं के आसपास आप लोग इसमें देखेंगे 27-28 महिलाओं का योगदान रहा। इसी के साथ में ये रहा। तो ये वाला आर्टिकल आज का होगा समाप्त और चलेंगे हम लोग अगले आर्टिकल में, अगला आर्टिकल। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वुमेन लेजिस्लेटर, द चार्ट शो द शेयर ऑफ द वुमेन इन लोकसभा एग्जिस्ट एंड द नंबर ऑफ वुमेन कंटेस्ट राइट एग्जिस्ट ओवर टाइम के बारे में, ये इसको ज़रूर आप लोग याद करके रखिएगा। अगला आप लोग आर्टिकल देखेंगे टैक्सेशन एंड पॉलिसी लैंडस्केप से रिलेशन इसका रिलेटेड है। तो ये अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स जीएसटी नीड अर्जेंट रिफॉर्म। केलकर साहब जैसे जब रहते कि केलकर कौन है, केलकर के बारे में आप लोग याद रखें कि इनको क्या बोला जाता है। केलकर के बारे में आप लोग रखेंगे तो क्या है कि भारतीय जैसे वित्त आयोग चलता, वित्त आयोग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो वर्तमान में जीएसटी है ना, जीएसटी में कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। जीएसटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे उद्योग जिनका 40 लाख तक है, 40 लाख तक जिनका छोटे उद्योग हैं, उनको टैक्स नहीं दिया जाता। लेकिन जो टैक्स का स्लैब है ना, टैक्स के स्लैब में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जैसे जितने भी छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को इनका सामना करना पड़ता है। किनका सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का। जैसे टैक्स कलेक्शन के बारे में आप लोग देखेंगे, जीएसटी के बारे में। इसी के साथ अगर यदि आप लोग देखेंगे, यदि 40 लाख से अधिक किसी कंपनी का जब देखेंगे टर्नओवर है, तो टर्नओवर के बारे में याद रखिएगा। तो 40 लाख से अधिक है तो उसमें 2.5% का योगदान जीएसटी यानी कि टैक्स लगता है, जीएसटी कलेक्शन रहता है। जीएसटी के बारे में आप लोग याद रखिए कि जीएसटी कब आया था, तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था, राइट। 1 जुलाई 2017 से जैसे जब इसको लागू कर दिया गया, तो लागू करने के साथ ही आप लोग इसमें देखेंगे टैक्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको केवल इतने बताऊंगा कि जैसे डायरेक्ट हो जाएगा और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं कि जहाँ पर काराघात और कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़े, काराघात और कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जबकि आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो वह टैक्स जहाँ पर काराघात और कारापात डिफरेंट पर्सन पर पड़े तो उसको वो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप लोग जब देखें जीएसटी के बारे में, क्या जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी के बारे में आप लोग ये भी याद रखिएगा, जीएसटी कलेक्शन के बारे में 101वें संविधान संशोधन के साथ इससे रिलेटेड आप लोग अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 246A और आर्टिकल नंबर 279A के बारे में जीएसटी परिषद के बारे में है कि राष्ट्रपति महोदय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक संवैधानिक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग जब देखेंगे तो सेंटर से 2 लोग आएंगे, एक तो वित्त मंत्री रहेंगे और एक वित्त मंत्री के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे राज्य वित्त मंत्री उसमें रहेंगे। जबकि यहाँ स्टेट के बारे में आप लोग जब देखें, स्टेट के जैसे यहाँ के वित्त मंत्री रहेंगे, साथ ही इन्हीं सदस्यों में से एक वाइस स्पीकर के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, राइट। तो ये इसके बारे में याद रखें जीएसटी परिषद। चले अगला आर्टिकल, और अगले आर्टिकल में हम लोग जैसे मूव करेंगे तो इसमें क्या दिखाया जाए, इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें क्या है, श्रीलंका पीएम सिरिमा कॉल टू इंदिरा गांधी इन 1974 सेव द कच्छतीबू टाग फ्रॉम गेटिंग डिलेरेट के बारे में इसमें घोषणा की गई। तो आप ये तो वर्तमान में चर्चा में कि जैसे आप लोग जब देखेंगे यहाँ कच्छतीबू जैसे मन्नार की खाड़ी में ही कच्छतीबू द्वीप है, तो क्या किया गया था 1974 के आसपास इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा दोनों के बीच समझौता करके यहाँ शामिल कर दिया गया था, श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन वर्तमान चुनौतियाँ हैं। अगला आप लोग आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल किससे संबंधित है, ये आर्टिकल संबंधित है सुसाइड से।
देखें तो जैसे MPPSC के पेपर नंबर सेकंड में आप लोग जब देखें, जो सोशोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें चैप्टर में देखे रखा है कि मतलब कि वर्तमान में भारतीय समाज के जैसे मुद्दे और चुनौतियां, और वहाँ दे रखा सुसाइड एक टॉपिक दे के रखा, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन रहेगा कि आत्महत्या क्या है तथा आत्महत्या के कारण व समाधानों पर कारण तथा समाधानों पर टिप्पणी करें या विवेचना करें। ये कहला एक, ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। तो देखें यहाँ पास, गोन टू सोन द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। तो आप लोग जब देखेंगे कि NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आप लोग जब देखेंगे कि 2022 में कितने लोगों की डेथ हुई, तो आप लोग जब देखेंगे 1,79 मतलब 1,80,000 के आसपास देखेंगे कि सुसाइड हुए हैं 2022 में। जबकि आप लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इसके कारण कौन हो जाएंगे, तो इसमें 41% किनका योगदान है। 41% में आप लोग जब देखेंगे टोटल, आप लोग जब देखें कि 1,79,00,000 के आसपास सुसाइड होते हैं, सुसाइड केस होते हैं। इन सुसाइड केस में आप लोग जब देखेंगे तो 41% इसमें युवा रहेंगे। इनमें से आप लोग जब देखेंगे, इनमें से महिलाओं का योगदान अधिक रहता है कि महिलाएं सुसाइड अधिक करती हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सुसाइड के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो सुसाइड के बारे में, सुसाइड इज द देखेंगे ट्रैजिक एंड अल्टीमेट बाय द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में। मतलब क्या है कि कुल मिलाकर क्या किया जाता है कि एक मानसिक समस्या है। क्या है? एक मानसिक समस्या है जिसके अंतर्गत आप लोग जब देखें दिमाग में अनवांटेड थाट इतना चलते कि लोगों को न तो नींद आती, न ही दिमाग काम करता। यही मानसिक समस्या आगे चल के आप लोग जब देखें नेगेटिव थाट आने लगते तो लोग क्या करते, अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देते, जीवन की लीला को समाप्त कर लेते। यही कहलाता आत्महत्या। अब आत्महत्या के बारे में यदि आप लोग जब कारण देखें तो कारण इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। विशेषकर आप लोग इसमें जब कारण देखेंगे तो एक तो उसमें साइकोलॉजिक कारण हो जाएंगे, साइकोलॉजी व सामाजिक कारण हो जाएंगे, आर्थिक कारण हो जाएंगे, प्रतियोगिता हो जाएगा, भौतिकवादी हो जाएगा, पारिवारिक दबाव हो जाएगा। ये गर्लफ्रेंड वाला जो चला ना, गर्लफ्रेंड वाला, ये भी इससे समस्या पैदा होती है। जैसे यौन संबंध हो जाएगा, लड़का लड़की को जैसे ये डिवोर्सन वाला चलता है, डिवोर्स हो जाता है, ये भी इससे समस्या हो जाती। एजुकेशन वाला सिस्टम हो जाता, लड़ाई दंगे हो जाते, धार्मिक दंगे होने लगते। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे कारण हैं। अब अगला आप लोग जब देखेंगे इसके लिए कौन से प्रयास किया जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी रहता है। इसी के बाद आप लोग जब देखेंगे CBT थेरेपी रहता है। अगला आप लोग जब देखेंगे एक्ट रिस्पॉन्स थेरेपी रहता। अगला आप लोग जब देखेंगे कॉग्निटिव रेमेडीज थेरेपी रहता। इसी में आप लोग अगला जो थेरेपी रहता है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी की बुक्स रहती हैं, साइकोलॉजी की किताब पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये रहा। अगला आप लोग जब देखें कि गूगल से संबंधित है तो क्या करेगा, IT सर्च इंजन सेवा में हो जाएगा बड़ा बदलाव। अब इसमें क्या है, जैसे गूगल है ना, तो AI सर्च इंजन सुविधा के बदले आप लोग देखेंगे कि पैसा वसूलने की तैयारी में है। आप लोग देखेंगे जैसे ये IT कंपनी के रूप में, जैसे आप लोग इसको देखेंगे कि गूगल के बारे में है, तो गूगल के आप लोग जैसे हेडक्वार्टर, इस CEO के बारे में ज़रूर याद रखेंगे। CEO कौन है? सुंदर पिचई हैं। बट आप लोग इसका फाउंडेड ईयर ज़रूर याद रखिएगा कि 4 सितंबर 1998 को किया गया था। बट फाउंडेड के बारे में आप लोग याद रखिएगा ना, लेरी पेज के द्वारा इसका वर्तमान में क्या कर रहा है, वर्तमान में इसके द्वारा आप लोग जब देखेंगे OpenAI के चैटबॉट के द्वारा आप लोग क्या किया गया था, बार्ड नाम से क्या किया गया था, एक चैटबॉट नाम से शुरू किया गया था। और इसे आप लोग जब देखें इसको क्या 2023 में बार्ड नाम से स्वयं का चैटबॉट पेश किया गया था। इस साल आप लोग जब देख फरवरी में इसे क्या बोल दिए, जेमिनी नाम से रिब्रांड कर दिया गया है, जेमिनी। तो दोनों याद रखिए, जैसे OpenAI के द्वारा ChatGPT का निर्माण किया गया था। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे AI के बारे में आप लोग याद रखिएगा बार्ड तथा जेमिनी दोनों किसके हैं, गूगल के हैं। तो इसको याद रखिएगा। कैलिफोर्निया में अगला आर्टिकल जब देखें, अगले आर्टिकल में आप लोग देखेंगे, चले अगले आर्टिकल में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे पेंटिंग चित्रकला के बारे में देखें तो चित्रकला आखिर क्या क्या है, तो चित्रकला के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसमें चित्रकला कौन कौन सी आ जाएंगी। चित्रकला के बारे में आप लोग देखेगा, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में याद रखिएगा। पहाड़ी चित्रकला के निर्माण किस समय होता,
तो आप लोग जब देखेंगे जैसे 1700, आप लोग जब देखेंगे 1674 के आसपास, जब देखेंगे 1674 के आसपास, जैसे जब मुग़ल एम्पायर के दौरान आप लोग जब देखें औरंगजेब का शासन चलने लगता, औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता, हिंदू धर्म का क्या किया जाता, पतन की ओर का, पतन का कारण, पतन के लिए अभियान इतना प्रयास करते कि हिंदू धर्म को समाप्ति कर दिया जाए और इस्लाम धर्म को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना था। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे औरंगजेब का जो शासन रहा तो शरीयत के अनुसार शासन प्रशासन को चलाने लगा था। तभी पहाड़ी शैली, यहाँ से जितने भी दिल्ली मुग़ल दरबार में शामिल हुआ करते, जितने भी चित्रकार कलाकार होते थे, सब पहाड़ी की ओर क्या कर दिए गए, मूवमेंट करने लगे। तो वही कहलाए पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के बारे में आप लोग याद रखें कि इसके दो प्रकार के, दो समूह में इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे डोगरा स्कूल कला उत्तरी क्षेत्र में, जबकि बसोली और कांगड़ा स्कूल कला की चित्रकला किसमें, दक्षिणी क्षेत्र में है। इसके बाद अगला आप लोग जब देखेंगे रीन्यूएबल एनर्जी से संबंधित एक आर्टिकल है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि गुजरात में होगा सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, और दुनिया में सबसे बड़ा आप लोग जब देखेंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, किस समूह के द्वारा किया गया था, आप लोग देखिएगा कि अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा डेवलपिंग 30 गीगावाट रीनेबल प्लांट बैरन लैंड टू खंडवा। आप लोग जब देखें खंडवा इन कच्छ ऑफ गुजरात ओवरकम लार्जेस्ट प्राइवेट के बारे में आप लोग इसके याद रखें कि यह मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो एक कौन से ग्रुप के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और इसी के साथ आप लोग जब देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ावा देगा, यही सतत विकास एसडीजी टारगेट को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला आप लोग जब देखें बसोली स्कूल कला, बसोली स्कूल कला के बारे में आप लोग तो देख ही चुके हैं, तो कौन से है ये। और आप लोग यहाँ देखेंगे ना, प्राथमिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो बसोली चित्रकला है। कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता, यानी कि प्राथमिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यही चित्रकला के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें रहेगा कि रंगों का विरोधाभास स्कूल से जुड़े हुए मुद्दे सामने आते हैं। और स्कूल से संबंधित के साथ साथ आप लोग इसमें ये याद रखिएगा कि आखिरकार इसकी जानकारी कहाँ मिलती। तो आप लोग इसकी जब जानकारी देखेंगे ना, तो जानकारी कहाँ मिलती, इस संप्रदाय के प्रथम संरक्षक आप लोग जब देखें राजा कृपाल सिंह थे। इन्हीं के शासनकाल में आप लोग जब देखेंगे भानुदत्त के जो रास मंजरी है, गीत गोविंद और रामायण से भी इस चित्र के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें, अगला आर्टिकल में क्या है, कांगड़ा स्कूल के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी आर्टिस्ट ट्रेन इन मुगल स्टाइल माइग्रेट टू द कांगड़ा रीजन एज दे गो पैट्रोनेज बाय राजा गोवर्धन सिंह 1774। वही मैं आपको बताया कि 1774 के आसपास जैसे जब रहता तो इसमें क्या होने लगता कि आफ्टर मुगल एम्पायर डिक्लाइन जैसे होता, तभी कांगड़ा राजा गोवर्धन सिंह के शासनकाल में। इसका उद्देश्य आप लोग जब देखेंगे कि किससे संबंधित है, तो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। और इसकी जानकारी यदि आप लोग जब देखें ना, तो गीत गोविंद और भागवत पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। चित्रों का समूह के रूप में आप लोग जब देखें 12 महीनों, जहाँ कलाकारों के द्वारा मनुष्य की भावनाओं पर 12 महीनों के प्रभाव की चित्रकला की गई है। अगला आप लोग जब देखेंगे रागमाला पेंटिंग। अब जो रागमाला पेंटिंग होती है, तो आप लोग रागमाला के बारे में याद रखिएगा, रागों की माला पर आधारित है और इसका जो समय कालीन पीरियड है, तो मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित चित्रकला की सीरीजों का निर्माण किया गया था। मध्यकालीन में आप लोग याद रखें कला हो जाएगा, कविता हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत के सम्मेलन के शास्त्रीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। अब रागमाला के आप लोग जब देखेंगे कि रागमाला के कितने उपभेद होते हैं, तो इसको जैसे भैरव हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, श्री हो जाएगा, माल कौश हो जाएगा, मेगा हो जाएगा, हिंडोला हो जाएगा और भैरव हो जाएगा दीपक। तो ये भैरव दीपक तो आप लोग जैसे देखें ना कि जैसे मध्यकाल में जैसे चलने लगते थे, जो ग्वालियर के नहीं रहते तानसेन को बोलते आता अली खां, रामतनु पांडे, दोनों नाम उनके हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बस ये रहे आज के, और अगले आपको यहाँ मिलेंगे कि क्वेश्चन के रूप में ये है कि वर्तमान लोकसभा में भारतीय महिलाओं का कुल कितने
कितना योगदान है, तो इसका राइट आंसर होगा 78। 78 के साथ कितने परसेंट का है, ये 14.4% का योगदान है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा में कुल महिलाओं का योगदान कितना है, तो राजनीति में आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में कितने हैं, 14% का योगदान है। अगला आप लोग जब देखेगा, NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक सुसाइड करने वाले राज्यों का क्रम क्या होगा, तो इसमें पहला आप लोग जब देखेंगे महाराष्ट्र आ जाएगा, MP, UP और हिमाचल प्रदेश आएंगे। वर्तमान भारत में MSME उद्योग का निर्यात करने में कितने परसेंट का योगदान है, तो आप लोग जब देख कितने परसेंट का निर्यात में योगदान है, 50% का। जबकि GDP में कितने परसेंट का योगदान है, तो 27% का। अगला आप लोग याद रखिएगा, MSME अधिनियम भारत में कब आया था, तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में MSME एक्ट पारित किया गया था, 2006 में। और अगला आप लोग याद रखिएगा, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति कब पारित किया गया था, आप लोग जब देखें 2022 में MP गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में सूक्ष्म एवं MSME पॉलिसी का निर्माण किया जाता 2022 में। इसी के बारे में आप लोग याद रखें। जबकि विभाग कब बनता, कि MP गवर्नमेंट के द्वारा विभाग कब का गठन किया जाता है, तो 2016 में विभाग का गठन किया जाता है, राइट। इसको ज़रूर याद रखें कि जो MSME आता है ना, MSME आता तो किस सेक्टर में आता है, तो आप लोग इसको याद रखें, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, फिर चौथे नंबर में जो आपने नॉलेज वाला था तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इसको सेकेंडरी सेक्टर में आप लोग जब देखेंगे निर्माण और विनिर्माण दोनों चीज़ आते हैं। निर्माण और विनिर्माण में बहुत अंतर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आप लोग जैसे देखेगा, विनिर्माण ये रहता है कि किसी भी स्थान पर किया जाता है, जबकि निर्माण आप लोग जब देखें कि स्थायी होता है, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।